तो इंडिया एक ऐसा देश का नाम है जिसकी डाइवर्सिटी सदियों से दुनिया भर के लोगों को आश्चर्य में डालती आ रही है। हमारे देश के कल्चर्स और ट्रेडिशंस ने अनेक बुद्धिजीवियों को प्रेरणा दी है। हमारी लैंग्वेजेस दुनिया के ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक गिनी जाती हैं। इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 8 के अंडर आज 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जहां एक और ये डाइवर्सिटी हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वहीं इसी डाइवर्सिटी के कारण इंडिया के अलग अलग रीजन्स कभी कभी एक दूसरे से दूर खड़े नजर आते हैं। यही कारण है कि आज इन रीजन्स की तरह हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री भी अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ती नजर आ रही है। इसमें हर सेगमेंट एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। जहां कुछ बॉलीवुड स्टार्स हिंदी को हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज की तरह प्रमोट करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, वहीं साउथ इंडिया सिनेमा के स्टार्स इस मुहिम के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन सिनेमा के इस डिवाइड का कारण किसी लैंग्वेज का सपोर्ट या अपोज नहीं है, बल्कि हाल ही के समय में साउथ इंडियन मूवीज का हिंदी बेल्ट में बेहतरीन प्रदर्शन है। वहीं यदि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उन्हें ये देश के पॉलिटिकल डिवाइड का सिनेमा वर्ल्ड में एक्सपेंशन नजर आता है। वो एक्सपर्ट्स हमारे देश के उस टसल की ओर इशारा करते हैं जो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के साथ शुरू हुई थी। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद आपको हिंदी के साथ जुड़ी उस कंट्रोवर्सी से रूबरू कराना है जिसने हमारे देश में किसी एक नेशनल लैंग्वेज को प्रोक्लेम होने से आज तक रोक रखा है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम नेशनल लैंग्वेज से जुड़ी उन तमाम ऑपरेशन को जानेंगे जिसने समय समय पे इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी का बॉलीवुड और साउथ इंडिया सिनेमा से जुड़े लिंक्स पे भी चर्चा होगी। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, ईद के खास अवसर पर आपको स्टडी IQ पे मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश, और उसके बाद आपको UPSC CSE प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। दोस्तों, ये सेल अवेलेबल है 30 अप्रैल 2022 तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी UPSC की तैयारी को स्टडी IQ के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ब्रिटिशर्स से 1947 में आज़ादी पाने के बाद हमारे देश के लीडर्स के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो इंडिया के अलग अलग रीजन्स को यूनाइट कर एक कॉमन और यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलप कर सकते थे। इस मुहिम में महात्मा गांधी का भी यकीन था, जिससे वो देश की अखंडता और एकता को और मजबूत बनाना चाहते थे। हिस्टोरियंस का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये टास्क इम्पॉर्टेंट तो था, लेकिन साथ ही काफ़ी कठिन भी था। पूरे देश को जोड़ने के लिए किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना कंट्रोवर्शियल होने के अलावा डिफिकल्ट भी था, क्योंकि पब्लिक द्वारा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करना इतना आसान नहीं होता। यदि इंडिपेंडेंस से पहले की बात की जाए तो गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया और उर्दू के बीच की एक कॉम्प्रोमाइज मानी जाती है। लेकिन पार्टीशन के बाद मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के माइग्रेट कर जाने के बाद कांग्रेस लीडर्स ने हिंदुस्तानी और उर्दू पे फोकस करने की जगह हिंदी को प्रमोट करना बेहतर समझा। यूं तो इंडिपेंडेंस के समय हिंदी का दूसरे लैंग्वेजेस के ऊपर कोई एश्योर्ड डोमिनेंस नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदी हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स की ऑब्वियस चॉइस बनी, क्योंकि हिंदी के अगेंस्ट इंग्लिश जो देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रोमिनेंट थी, लेकिन तब भी कई रीजंस इसे अनएक्सेप्टेबल बनाते थे। एक कॉलोनियल पावर की लैंग्वेज जिन्हें अभी अभी देश से बाहर निकाला गया हो, उनके जाने के बाद भी इंग्लिश को यूज करना कहीं ना कहीं उस स्लेवरी का सिंबल माना जाता था। किसी नए इंडिपेंडेंट नेशन के लिए अपने कॉलोनियल मास्टर के लैंग्वेज को आज़ाद होने के बाद भी यूज करना उस देश के सेल्फ अवेयरनेस को सीरियसली हर्ट कर सकता था। इसी कारण हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस इंडक्ट किए गए कि यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, जिसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इसी के साथ हिंदी के एसेंडेंसी को हेल्प करने के लिए कई एक्शंस लिए गए और इस तरह एक प्लान अडॉप्ट किया गया। इसे अगले 15 सालों के अंदर इंग्लिश को फेज आउट करते हुए हिंदी द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कई एसोसिएशंस को फंडिंग प्रोवाइड की जो ओवरऑल इंडिया हिंदी प्रमोट करने वाले थे। इनमें सबसे सक्सेसफुल वो माने गए जिन्हें सदर्न इंडिया में हिंदी प्रमोट करनी थी।
इसके अलावा कई कमिटीज फॉर्म की गईं जिनका उद्देश्य हिंदी को कुछ इस प्रकार डेवलप करना था जिससे उसकी वोकैबुलरी पहले से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सके और उसे ऑफिशियल फंक्शंस के लिए यूज़ करना आसान बने। वोकैब एक्सपेंड करने के लिए संस्कृत को प्राइमरी सोर्स बनाया गया, लेकिन इन सारे एफर्ट्स के बावजूद गवर्नमेंट वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। संस्कृत से बोरो करने की जगह बोलचाल के दौरान हिंदी में इंग्लिश वर्ड्स के यूज़ किए जाने लगे और हिंदी कंटेमिनेट होती चली गई। हम आज अपनी भाषा में इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। खैर, गवर्नमेंट ने 1965 तक इंग्लिश को फेज आउट करने का प्लान बनाया था, लेकिन अनेक कारणों से वो मुमकिन नहीं हो पाया। इन सब में सबसे प्रमुख था नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द्वारा किया गया अपोज, जिसके कारण गवर्नमेंट को अपना फैसला बदलना पड़ा। आज हम बॉलीवुड के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और सदर्न स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो टसल देख रहे हैं उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना हिंदी को पैन इंडिया स्प्रेड करने का एफर्ट। यदि आज के समय की बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह द्वारा 37th मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में दिए गए एक स्टेटमेंट ने हाल ही में कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था। मिस्टर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने ये डिसाइड किया है कि सरकार चलाने के दौरान ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाए, जिससे हिंदी की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा मिलेगा। आज वो समय आ गया है जब हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज को इंडिया की यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया जाए। जब अनेक राज्यों के नागरिक आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी दूसरे लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, उन्हें इसकी जगह इंडियन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इंग्लिश की जगह हिंदी को प्रमोट करने के इस स्टेटमेंट ने सदर्न स्टेट के लीडर्स द्वारा अनेक ऑपरेशन फेस किया, जिसे आज हम बॉलीवुड में भी स्प्रेड होता देख सकते हैं। आइए इस ऑपरेशन को अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस के बीच की बैटल आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसका एपिसेंटर तमिलनाडु हुआ करता था। 1937 में तब मद्रास प्रेसिडेंसी के सीएम रहे सी राजागोपालाचारी ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करते हुए तमिलनाडु के 125 स्कूल्स में हिंदी को कंपलसरी बनाने की कोशिश की, लेकिन इस ऑर्डर के अगेंस्ट द्रविडार काजागम डीके के फाउंडर पेरियर ईवी रामासामी ने प्रोटेस्ट डिक्लेयर करते हुए एक मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें एक प्रोटेस्टर की जान चली गई और 1200 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स अरेस्ट किए गए। बढ़ते ऑपरेशन के कारण गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर्स वापस लेने पड़े और हिंदी लर्निंग को स्टेट में ऑप्शनल बनाया गया। इस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि मासेस के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए राजागोपालाचारी ने आगे चलकर हिंदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और इंग्लिश एवर हिंदी नेवर जैसे स्लोगन्स कॉइन किए। खैर, 26 जनवरी 1965 के दिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट की मदद से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, लेकिन इस एक्ट के अगेंस्ट द्रविडा मुनेत्रा काजागम डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुराई ने इसे एक शोक दिवस घोषित करते हुए इसका अपोज किया। इस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को प्रेसिडेंस देने वाले सर्कुलर ने इस कंट्रोवर्सी को फर्दर फ्यूल किया। इस सर्कुलर के बाद तमिलनाडु में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखे जाने लगे, जिसमें कई युवाओं ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इन प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को आगे चलकर लैंग्वेज एक्ट अमेंड करना पड़ा। इस अमेंडमेंट में यह साफ कर दिया गया था कि जब तक इंग्लिश के डिसकंटिन्यूएंस को लेकर सारे नॉन हिंदी स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा रेजोल्यूशंस पास नहीं कर दिए जाते, तब तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज होता रहेगा। दोस्तों, 1960s से ही तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज फॉर्मूला इंग्लिश एंड हिंदी को बनाए रखा है। आपको हिंदी ऑपरेशन का इन्फ्लुएंस तमिलनाडु में केवल इस बात से ही समझ आ सकता है कि केवल हिंदी इंपोजिशन इशू की मदद से 1967 इलेक्शंस में डीएमके ने स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस को डिफीट करने में कामयाबी हासिल की थी। खैर, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट तमिलनाडु में एक बार फिर 1986 में देखने को मिले, जब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने देश भर में नवोदय स्कूल्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। डीएमके लीडर करुणानिधि द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस ऑपरेशन में उनके अलावा 20,000 पार्टी वर्कर्स इन्वॉल्व हुए, जिसमें 21 पीपल ने या तो खुद को आग के हवाले कर दिया या पॉइजन कंज्यूम करके अपनी जान दे दी। आखिर में हार मानकर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आज भी तमिलनाडु में कोई नवोदय स्कूल एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका है। दोस्तों, 2019 के ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी ये प्रपोज किया था कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाए, लेकिन इसके बाद जनरेट हुए प्रोटेस्ट के कारण इस पॉलिसी को विथड्रॉ कर लिया गया। यदि तमिलनाडु के अलावा दूसरे सदर्न स्टेट्स की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस सर्कुलेशन में रहे हैं, जिसमें तेलुगु और उर्दू शामिल है।
यूं तो इन स्टेट्स में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट तमिलनाडु जितने सीवियर नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदी स्प्रेड करने की समस्या इन स्टेट्स में भी देखी गई है। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हुए हिंदी एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिक्लेयर करना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का कारण बना। इवन रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट टीआरएस पॉलिटिशियन और तेलंगाना मिनिस्टर केटी रामा राव ने ट्वीट किया कि वो यूं तो खुद को सबसे पहले इंडियन मानते हैं और उसके बाद तेलंगानाइट, लेकिन इंग्लिश को रिमूव कर हिंदी इंपोज करना देश के यंगस्टर्स के लिए ग्रेट डिससर्विस का कारण बन सकता है। इस तरह कर्नाटका में भी लास्ट ईयर सितंबर 14 के दिन हिंदी दिवस सेलिब्रेशन के अगेंस्ट जनता दल सेक्युलर और कर्नाटका रक्षणा वेदिके जैसे कन्नड़ा ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किए। इस दौरान हमने ट्विटर पे भी #स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन ट्रेंड करता हुआ नजर आया। इसी बीच यदि केरला की बात की जाए तो 2011 सेंसस के अनुसार इस स्टेट में केवल 0.6% हिंदी स्पीकर्स पाए गए। लास्ट ईयर जून में पार्लियामेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड द्वारा एमपीज के लिए ऑर्गेनाइज किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्नड़ा और मलयालम को एक्सक्लूड करना ऑपोजिशन का कारण बना। दोस्तों, ये तो रही सदर्न स्टेट्स की बात, लेकिन हमारे देश की डाइवर्सिटी के साथ कंट्रोवर्सीज भी इंडिया के कोने कोने में स्प्रेड है। अब ऐसे में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना देखे जाएं ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी यूजेज काफ़ी लो लेवल पर देखा जाता है। यदि केवल अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए, जहां हिंदी क्लास 10 तक पढ़ाई जाती है, बचे हुए सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी केवल क्लास 8 तक पढ़ाई जाती है। और तो और त्रिपुरा में हिंदी कंपलसरी है ही नहीं। जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी क्लास 10 तक कंपलसरी बनाई जाएगी और इन स्टेट्स में 2200 हिंदी टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे, तो इसके अगेंस्ट हमें इन स्टेट्स में कई प्रोटेस्ट देखने को मिले। असम की टॉप लिटरेरी बॉडी असम साहित्य सभा ने इस मूव को अपोज करते हुए ये डिक्लेयर किया कि होम मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस ये मूव असमीज समेत सारे इंडिजिनस लैंग्वेजेस की फ्यूचर के लिए थ्रेट है। स्टेट की ऑपोजिशन पार्टीज ने इस डिसीजन को कल्चरल इंपीरियलिज्म के टुवार्ड्स एक मूव बताया। दोस्तों, यहाँ हम आपको असम अकॉर्ड के बारे में भी बता दें, जिसे असम एजुटेशन के बाद साइन किया गया था। इस अकॉर्ड के तहत असमीज को स्टेट के इंडिजिनस कल्चर की तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी और मिटी इरोल इएक लोइना शिलोन अपुनबा लुब, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मिलाल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक ग्रुप बनाते हुए मणिपुर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस मूव को अपोज किया। इन सारे प्रोटेस्ट को देखकर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आज हम बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बीच हिंदी को लेकर जो टसल देख रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे देश की पॉलिटिक्स का एक इम्पैक्ट है। लेकिन इस टसल में भी बॉलीवुड आज अनेक ग्रुप्स में बटा हुआ है। आज हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के बीच का ये टसल केवल लैंग्वेज की जगह क्रिएटिविटी और दूसरे आर्टिस्टिक स्पेस में स्प्रेड होती नजर आ रही है। आइए इसे अगले सेक्शन में एड्रेस करते हैं। दोस्तों, आज जब कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल मूवीज जैसे केजीएफ सीरीज, बाहुबली सीरीज, आरआरआर, पुष्पा हिंदी हार्टलैंड में एक वेव क्रिएट करने में कामयाब हो रही हैं, इसी समय बॉलीवुड में हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। इस कंट्रोवर्सी का रिसेंट इम्पैक्ट हम कन्नड़ा एक्टर किच्चा सुदीप और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अजय देवगन के बीच देख सकते हैं, जहां ये दोनों एक्टर्स हिंदी के नेशनल लैंग्वेज होने पे एक दूसरे से जोर आजमाते हुए दिखे। इस कंट्रोवर्सी में हमें कर्नाटका सीएम बसवराज बोम्मई भी एंटर होते हुए दिखे, जहां उन्होंने सुदीप का समर्थन किया। दोस्तों, जहां एक और इस कंट्रोवर्सी को हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस की तरह देखा जा रहा है, वहीं कई एक्सपर्ट्स इसे बॉलीवुड के फॉल का एक संकेत मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड एक्टर्स का साउथ इंडियन मूवीज और आर्टिस्ट को टारगेट करना कोई लैंग्वेज नहीं, बल्कि हिंदी मूवीज का पुअर परफॉर्मेंस है। इस नैरेटिव के सपोर्ट में बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा कि साउथ इंडियन मूवीज की सक्सेस बॉलीवुड को इफेक्ट करती नजर आ रही हैं। केजीएफ 2, आरआरआर और पुष्पा जैसी मूवीज ने बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को आज अपने मूवीज को लेकर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि पैंडेमिक के बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पम मूवी ने हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्म्स की डोमिनेंस का ट्रेंड सेट किया था, जहां इस मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन ने 106 करोड़ रुपीस अर्न किए थे। बाद एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर और कन्नड़ा फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। इन दोनों मूवीज के हिंदी वर्जन्स ने
300 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग रजिस्टर की। जहां एक और साउथ इंडियन मूवीज हिंदी बेल्ट में सक्सेसफुल रही, वहीं दूसरी ओर सूर्यवंशी जैसी बिग बजट फिल्म 200 करोड़ की अर्निंग तक भी पहुंचने में स्ट्रगल करती नजर आई। यही कारण है कि आज एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मूवीज की सक्सेस बॉलीवुड के लिए एक लेसन है, जिससे उन्हें जल्द सीखना पड़ेगा। इस कंट्रोवर्सी में बॉलीवुड के एक्टर सौरभ शुक्ला ने भी हिंदी एक्टर्स को टारगेट करते हुए कहा कि यदि साउथ इंडियन मूवी मेकर्स RRR और KGF जैसी मूवीज बनाते रहेंगे तो बॉलीवुड एक्टर्स विमल गुटका ही बेचते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि सौरभ शुक्ला ने यह स्टेटमेंट अक्षय कुमार और दूसरे बॉलीवुड स्टार्स द्वारा पान मसाला के एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट दिया था। दोस्तों, हम इन स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि आज बॉलीवुड में हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस के बीच छिड़ी ये डिबेट केवल किसी लैंग्वेज नहीं बल्कि ओवरऑल मूवी इंडस्ट्री के बीच की टसल बनती जा रही है। यूं तो व्यूअर्स ने कई बार बॉलीवुड के कंटेंट और मूवी मेकिंग स्ट्रेटजी के अलावा फिल्मी सितारों के कंट्रोवर्शियल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उन्हें टारगेट किया था, लेकिन इस बार चूंकि ये डिबेट लैंग्वेज के साथ शुरू हुई है तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हिंदी बेल्ट के व्यूअर्स किस ग्रुप के साथ खड़े नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने ट्रेस किया कि हिंदी को ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज मानने की जंग कोई अभी की नहीं है बल्कि आज़ादी के पहले से चली आ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सच में हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस की लड़ाई है, या फिर ये बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी को जताता है, या फिर कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के फॉल या फिर इनसिक्योरिटी को दर्शाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस GS1 के सोसाइटी सेक्शन और GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू अपहोल्ड एनी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।